अध्याय 6 सहायता की पेशकश। माइकल काउंटर पर अटका हुआ था। मालिक श्रीमती एस्टोलिस प्रबंधक के साथ बातचीत करते समय घूरने से बचने की कोशिश कर रहा था। कैथरीन की तरह ही उसमें भी वही अद्भुत गुण था जो उसे किसी रेस्तरां में होने के बजाय किसी पत्रिका के कवर पर लग रहा था। वह अभी भी अपने फोन को बाहर निकाले जाने के कारण पकड़े जाने पर खुद को कोस रहा था। उसे अब सावधान रहने की जरूरत थी। बड़े बॉस के आसपास एक और गलती उसकी नौकरी ले सकती थी। कुछ ही क्षणों बाद जिन ग्राहकों को उसने पहले सेवा दी थी वे बिल मांग रहे थे। माइकल ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया, जल्दी से उनके बिल को संसाधित किया। उसने अपना ध्यान केंद्रित रखा, फिर से गड़बड़ न करने का दृढ़ निश्चय किया, खासकर इस तरह में श्रीमती एस्टोलिस के साथ। रसीद सौंपते हुए उसने रैक में भोजन करने के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए एक पेशेवर मुस्कान बिखेरी। ग्राहक चले गए और माइकल ने आगंतुकों के लिए दरवाजे पर नजर रखते हुए टेबल साफ करने के लिए मुड़ा। जब वह ऐसा कर रहा था तो उसने कैथरीन पर एक नजर डाली, क्योंकि कौन नहीं करेगा। उसका चेहरा ही आकर्षक था, अगर उसके बर्फ राजकुमारी जैसे चेहरे के लिए नहीं। कैथरीन ने उसे घूरते हुए देखा था। जब उसने उसकी ओर देखा, माइकल ने कैथरीन से तुरंत नजरें हटा ली, घूरते हुए पकड़े जाने पर थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। इस बीच प्रबंधक उसके पास गया और उसे एक शांत जगह पर ले गया जहां वे आमने सामने बात कर सकते थे। एक बार जब वे मौके पर पहुंच गए तो प्रबंधक ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? काम पर फोन का उपयोग कर रहे हैं? मुझे खेद है सर, मैं अपने मूल्यांकन के लिए अध्ययन कर रहा था। मेरे प्रोफेसर ने मुझे पीएसएमई में एक प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका दिया है। मुझे तैयार रहना होगा। मैं समझता हूँ, लेकिन आप नियम जानते हैं। मुझे आप छात्रों के अध्ययन से कोई आपत्ति नहीं है जब तक कि यह आपके काम में बाधा न डाले। यह अच्छी बात है कि कैथरीन ने आपको देखा, उसकी मां ने नहीं। मुझे वास्तव में खेद है प्रबंधक। ऐसा फिर कभी नहीं होगा, मैं कसम खाता हूँ। ये बेहतर होगा। अब मैं श्रीमती एस्टोलिस से बात करूंगा, आप उनकी बेटी को संभालें। रुको, क्या आप इस बारे में निश्चित हैं सर? क्योंकि मैंने पहले ही उस पर एक बुरा प्रभाव छोड़ा है। यह अजीब होने वाला है। ठीक है, ये सुनिश्चित करना आपका काम है कि हमारे ग्राहक संतुष्ट हो, माइकल, और इसमें सुश्री कैथरीन एस्टोलिस भी शामिल हैं, प्रबंधक ने दृढ़ता से कहा। बस पेशेवर बने, उसे सबसे अच्छी सेवा प्रदान करें और इस बार एक अच्छा प्रभाव बनाने की कोशिश करें। हम एस्टोलिस परिवार को नाराज नहीं कर सकते। माइकल ने सिर हिलाया। उसने अपनी वर्दी ठीक की और गहरी सांस ली, मानसिक रूप से कैथरीन से संपर्क करने के लिए खुद को तैयार किया। उसने प्रबंधक द्वारा मां को अपने कार्यालय में ले जाने का इंतजार किया और फिर आगे बढ़ा। जैसे ही वह उसकी मेज पर जाने वाला था, उसने देखा कि कैथरीन अपने बैग से कुछ निकाल रही है। ये किसी तरह की एक पाठ्य पुस्तक और एक पीला पैड पेपर निकला। क्या वह यहाँ पढ़ने की योजना बना रही है? वह उसके परिवार के अलावा उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, जो पूरी तरह से संपन्न है, बहुत सारी रियल एस्टेट संपत्तियों का मालिक है और मेट्रो मनीला के हर बड़े शहर में उसका व्यवसाय है। खैर, वैसे भी उसके बारे में जानने का उसे क्या काम। कैथरीन की मेज के पास पहुंचकर उसने अपना गला साफ किया। उसके ऐसा कहने के बावजूद कैथरीन ने आंख नहीं झपकाई, बल्कि उसने अपनी पाठ्य पुस्तक खोली जो गणित की लग रही थी, सटीक रूप से अंतर समीकरण। शायद वह इंजीनियरिंग क्षेत्र में है। गुड आफ्टरनून मैडम, क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकती हूँ? क्या मैंने आपको पहले ही आने के लिए कहा था? कैथरीन ने बिना ऊपर देखे कहा। माइकल को उसकी तीखी प्रतिक्रिया से थोड़ा झटका लगा, लेकिन उसने अपना संयम बनाए रखा। माफ करें मैडम, मैं बस ये जानना चाहता था कि आपको कुछ चाहिए या नहीं, उसने जवाब दिया, जितना संभव हो सके पेशेवर लगने की कोशिश करते हुए। कैथरीन ने आखिरकार अपनी पाठ्य पुस्तक से नजर उठाई। उसका चेहरा अभी भी बेपरवाह था। बस एक कॉफी, काली, बिना चीनी की, उसने कहा, अपनी नजर किताब पर वापस लाते हुए। तुरंत मैडम, माइकल ने कहा और जल्दी से उसका ऑर्डर देने के लिए मुड़ा। उसकी कॉफी लेकर वापस आते हुए उसने उसे धीरे से मेज पर रख दिया। यह आपकी कॉफी है मैडम। अगर आपको कुछ और चाहिए तो कृपया मुझे बताएं, उसने उससे बातचीत में शामिल होने की कोशिश करते हुए कहा। कैथरीन ने कॉफी पर नजर डाली और फिर अपनी किताब पर। धन्यवाद, उसने बात करने की इच्छा का कोई और संकेत दिए बिना रूखीपन से कहा। थोड़ा असहज महसूस करते हुए माइकल ने आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया। वह कुछ कदम पीछे हट गया, फिर भी उसकी मेज पर नजर रखे हुए था कि कहीं उसे कुछ और चाहिए न हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, माइकल ने उसे संघर्ष करते हुए देखना शुरू किया। उसने फिर से उसका हालचाल पूछा। मैडम, सर, आप जो भी हो, कृपया जब मैं आपको न बुलाऊं तो मेरी मेज पर न आए। क्या आप नहीं देख रही हैं कि मैं यहाँ व्यस्त हूँ?
मुझे माफ करें मैडम, लेकिन मैं ये देखे बिना नहीं रह सकती कि आप क्या कर रही हैं। मुझे पूछने के लिए माफ करें, लेकिन आप इंजीनियरिंग की छात्रा हैं या गणित की? कैथरीन ने आह भरी। मैं एक केमिकल इंजीनियरिंग की छात्रा हूँ। अब क्या ये तुम्हें संतुष्ट करता है? क्या तुम मुझे अब अकेला छोड़ सकते हो? अच्छा, मैं सोच रही थी कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। तुम्हें पता है, मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने अपने अंतर समीकरण मध्यावधि परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है। कैथरीन ने एक भौं उठाए, उसकी अभिव्यक्ति झुंझलाहट से हल्के आश्चर्य में बदल गई। तुम, एक वेटर, अंतर समीकरणों में मेरी मदद करने की पेशकश कर रहा है। माइकल को थोड़ा अजीब लगा, क्वर्ड ने कहा, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा रहा। हाँ, मैडम, मैं वास्तव में पार्ट टाइम काम करने वाला एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। मुझे अंतर समीकरणों की अच्छी समझ है। शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। कैथरीन ने उसका मूल्यांकन करते समय कुछ देर के लिए चुप्पी साध ली, उसका ठंडा व्यवहार थोड़ा पिघल रहा था। ठीक है, उसने आखिरकार कहा, मुझे दिखाओ कि तुम इस समस्या को कैसे हल करोगे। उसने अपने पेपर पर एक जटिल समीकरण की ओर इशारा किया। यदि तुम इसे हल नहीं कर सकते, तो मुझे परेशान मत करो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम बस शांत रहने का नाटक कर रहे हो। माइकल ने उसकी बातों को अनदेखा किया और केवल समीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। एक निरंतर हिलाए जाने वाले टैंक रिएक्टर CSTR में दो अभिकारक A और B एक उत्पाद बनाने के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। प्रतिक्रिया दर R को R इक्वल्स के तारांकन CA वर्ग CB के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां CA और CB अभिकारक A और B की सांद्रता है और K प्रतिक्रिया दर स्थिरांक है। रिएक्टर को अभिकारक A की सांद्रता CA शून्य और प्रवाह दर F पर निरंतर आपूर्ति प्राप्त होती है। अभिकारक B शुरू से ही रिएक्टर में मौजूद है। रिएक्टर का आयतन V है। सही मिश्रण और स्थिर आयतन मानते हुए समय के साथ अभिकारक A की सांद्रता में परिवर्तन का वर्णन करने वाला अंतर समीकरण निकालें। दिए गए पैरामीटर A की अंतर्वाह सांद्रता CA0, दर स्थिरांक K, प्रवाह दर F, रिएक्टर आयतन V, रिएक्टर में B की प्रारंभिक सांद्रता CB0। उद्देश्य, समय के साथ अभिकारक A की सांद्रता के लिए अंतर समीकरण तैयार करें। इस समीकरण में CSTR के भीतर अंतर्वाह, बहिर्वाह और प्रतिक्रिया दर को शामिल किया जाना चाहिए। समस्या को पढ़ने के बाद माइकल अब समझ गया है कि कैथरीन को परेशानी क्यों हो रही है। ये वास्तव में एक कठिन समस्या थी, लेकिन उसके मस्तिष्क में फिर से एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कि उसका मस्तिष्क समझ रहा है कि क्या करने की आवश्यकता है। तो, क्या आप इसे हल कर सकते हैं? मैं कर सकता हूँ, माइकल ने आगे झुकते हुए कहा, और पाठ की ओर उंगलियां दिखाना शुरू किया। पहली चीज जो हमें करने की जरूरत है वह है अभिकारक A के अंतर्वाह और बहिर्वाह का विश्लेषण करना। चूंकि आयतन स्थिर है, A की अंतर्वाह दर FCA शून्य है। बहिर्वाह के लिए, ये रिएक्टर में A की सांद्रता का F गुना है, जो कि बस FCA है। अब अभिक्रिया दर के तारांकन CA वर्ग CB है। A की सांद्रता में परिवर्तन की दर ज्ञात करने के लिए हम इन पदों का उपयोग करके एक अंतर समीकरण स्थापित करते हैं। कैथरीन उसे ध्यान से देख रही थी, उसकी अभिव्यक्ति संदेह से दिलचस्पी में बदल रही थी। माइकल ने आगे कहा, तो अंतर समीकरण DC अंडरस्कोर एक DT इक्वल्स FV तारांकन CA शून्य CA के तारांकन CA वर्ग CB है। ये समीकरण बताता है कि अंतर्वाह, बहिर्वाह और अभिक्रिया दर पर विचार करते हुए समय के साथ A की सांद्रता कैसे बदलती है। कैथरीन उस सरलता और स्पष्टता पर आश्चर्यचकित थी जिसके साथ उसने इसे समझाया। यह वास्तव में समझ में आता है, उसने स्वीकार किया। हाँ, ये सब समस्या को समझने और प्रत्येक घटक को समझने के बारे में है, माइकल ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, मदद करने में सक्षम होने पर खुश। कैथरीन ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में प्रशंसा का भाव दिखा। धन्यवाद, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कोई समस्या नहीं, मैडम। क्या कोई और चीज है जिसमें मैं मदद कर सकता हूँ? माइकल ने पूछा, अब थोड़ा और आत्मविश्वास महसूस करते हुए। मुझे अभी भी 3 और हल करने हैं। बेशक, मैं आपसे उन्हें हल करने के लिए नहीं कहूंगा। क्या ये ठीक है, अगर आप उन सवालों में भी मेरी मदद कर सकते हैं? कैथरीन हकलाते हुए बोली, उसके गाल थोड़े लाल हो गए। हो, वह अब इतनी शर्मीली क्यों बन रही है? माइकल ने अपने सिर के पीछे रगड़ा। मैं कर सकता था मैडम, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी के बीच में हूँ। क्या ऐसा है? कैथरीन ने बड़बड़ाते हुए कहा। तो बाद में कैसे? अपने काम के बाद। क्या आप गंभीर हैं मैडम? मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा काम शाम को 10 बजे खत्म होता है। मैं इंतजार करूंगा और मैं परेशानियों का भुगतान करूंगा। मुझे वाकई इसे खत्म करना है। हम यहाँ कितने की बात कर रहे हैं? माइकल ने पूछा। जब अवसर आता है,
तो आपको उसे अपने हाथ से पकड़ना होता है। क्या 3,000 तुम्हारे लिए ठीक है? ठीक है, माइकल ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। 3,000 पेसो उसके 7 दिनों के वेतन के बराबर है। ठीक है, मुझे मैसेंजर पर जोड़े ताकि हम बाद में चेक कर सके, कैथरीन ने अपना फोन निकालते हुए कहा। आपका नाम क्या है? माइकल ने अपना फोन निकालते हुए पूछा। कैथरीन एस्टोलिस। मेरी प्रोफाइल तस्वीर में मैं एक बेंच पर बैठा हूँ। माइकल ने उसका नाम खोजा और वही प्रोफाइल तस्वीर ढूंढी। और वहां उसने देखा, उसकी प्रोफाइल तस्वीर में भी वह बेहद खूबसूरत है। ये सोचना आश्चर्यजनक है कि वह उसे जोड़ने देगी। उसने तुरंत एक मित्र अनुरोध भेजा, जिसे उसने लगभग तुरंत स्वीकार कर लिया। ठीक है, मैंने तुम्हें जोड़ लिया है, माइकल ने अपना आश्चर्य छिपाने की कोशिश करते हुए कहा। अच्छा, फिर मिलते हैं। अध्याय 7, ट्यूशन। माइकल ने अपनी शिफ्ट ठीक समय पर पूरी की, रात के 10 बजे काम पर निकल गया। मॉल अब शांत था, जो हमेशा की तरह चहल पहल वाली स्थिति से बिल्कुल अलग था। ज्यादातर दुकानों ने अपने शटर पहले ही गिरा दिए थे, और खरीदारों की आम भीड़ कम हो गई थी। उसने थोड़ा खिंचाव महसूस किया, दिन भर के काम का तनाव अपनी मांसपेशियों में महसूस किया। अपना फोन चेक करते हुए उसने कैथरीन एस्टोलिस का एक संदेश देखा। क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया है? बस मुझे बताओ, और मैं तुम्हारे लिए मेरे घर के लिए ग्रैब बुक कर दूंगा। जब उसने ये पढ़ा, तो माइकल की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसका घर, क्या वह वाकई इतनी बेताब है? क्या वह अपना होमवर्क इस हद तक पूरा कर सकती है कि वह किसी अजनबी को अपने घर के अंदर आने दे? थोड़ा सोचने के बाद माइकल ने एक त्वरित उत्तर टाइप किया। हाँ, मैं अभी अभी बाहर गया हूँ। लेकिन क्या आप मुझे आमंत्रित करने के बारे में निश्चित हैं? लगभग तुरंत ही एक उत्तर वापस आया। हाँ, मुझे यकीन है। चिंता न करें। तो अब आप कहाँ हैं ताकि मैं आपके लिए ग्रैब बुक कर सकूं? चिंता न करें, आपको ड्राइवर को भुगतान नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं कार्ड से भुगतान करूंगा। माइकल ने हिचकिचाहट दिखाई लेकिन अंततः सहमत हो गया। कुछ ही मिनटों में एक ग्रैब कार बुक हो गई, और वह कैथरीन के घर के लिए निकल पड़ा। यात्रा शांत थी, और उसने अधिकांश समय ये सोचने में बिताया कि वह क्या कर रहा है। वह पहले कभी ऐसी स्थिति में नहीं रहा था, किसी ग्राहक की मदद करना, विशेष रूप से एक संपन्न परिवार से घंटों के बाद। कार रॉकवेल में एक शानदार दिखने वाले कॉन्डो के पास रुकी। माइकल बाहर निकला, उसका सिर रॉकवेल कॉन्डोमिनियम के प्रभावशाली दृश्य को देखने के लिए पीछे झुका हुआ था। इमारतें रात के आसमान में ऊंची उठ रही थी। उनके किनारों पर एक गर्म नारंगी चमक थी जो उन्हें अंधेरे शहर के दृश्य के खिलाफ लगभग अलौकिक उपस्थिति दे रही थी। वह लॉबी में आगे बढ़ा, जहां उसे एक स्मार्ट वर्दी पहने एक दरबान ने सिर हिलाकर अभिवादन किया। जब वह भव्य रिसेप्शन हॉल से गुजरा, तो वह संगमरमर के फर्श, ऊंची छत और दीवारों पर सजी आधुनिक कलाकृतियों को देखकर दंग रह गया। हवा में एक सूक्ष्म, महंगी खुशबू थी, और पृष्ठभूमि में बजने वाला नर्म वाद्य संगीत विशिष्टता के आभास को बढ़ा रहा था। कहाँ जाना है सर? दरबान ने पूछा। मुझे यहाँ किसी से मिलना है। उसका नाम कैथरीन एस्टोलिस है, माइकल ने जवाब दिया। आह, उसने किसी के आने का जिक्र किया। सत्यापन के लिए आपका नाम क्या है? माइकल, माइकल रेयस, माइकल ने जवाब दिया, दरबान की आंकलन भरी निगाहों के नीचे थोड़ा सा हिलते हुए। दरबान ने अपनी सूची जांची, सिर हिलाया, और फिर माइकल को निजी लिफ्ट की ओर निर्देशित किया। पेंट हाउस फ्लोर, उसने कहा। मिस एस्टोलिस आपका इंतजार कर रही हैं। ऊपर की सवारी तेज थी, और माइकल को लगा कि उसकी घबराहट बढ़ गई है। वह शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक के निजी स्थान में प्रवेश करने वाला था। जब वह पेंट हाउस पहुंचा और दरवाजे खुले, तो कैथरीन उसका स्वागत करने के लिए वहां थी। आने के लिए धन्यवाद, उसने कहा, उसे एक बड़े रहने वाले क्षेत्र में ले गई जो स्टाइलिश होने के साथ साथ न्यूनतम भी था। माइकल उसके पीछे चला गया, उसकी आंखें तेजी से कमरे को स्कैन कर रही थी। ये डिजाइनर फर्नीचर से भरा था और बड़ी खिड़कियों से शहर के बाहर दिख रहा था। कोई भी व्यक्तिगत सामान नजर नहीं आ रहा था, जिससे ये जगह रहने वाले अपार्टमेंट की तुलना में शो होम की तरह लग रही थी। मैं यहाँ का नहीं हूँ, माइकल ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। कैथरीन ने उसे सुन लिया और बोल पड़ी। हाँ, तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के लिए यह शायद बहुत ज्यादा है। खैर, तुम मुझे इस तरह की जीवनशैली की एक झलक देखने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद दे सकते हो, उसने आधे मजाक भरे लहजे में कहा। माइकल ने इस बात को अनदेखा करना चुना। तो हम कहाँ से शुरू करें? उसने पूछा, चीजों को पेशेवर रखने की कोशिश करते हुए और जिस कारण से वह वहां था, उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए। कैथरीन ने डाइनिंग टेबल पर फैले कागजों और किताबों की ओर इशारा किया। यहाँ, ये समस्याएं मुझे पागल कर रही हैं, उसने स्वीकार किया, कमजोरी का एक दुर्लभ क्षण दिखाते हुए।
उसने एक सीट ली और चारों ओर देखा। रुको, क्या तुम यहाँ अकेली हो? कैथरीन ने अनजाने में सिर हिलाया। तो तुमने मुझे, एक आदमी को, अपने घर पर आमंत्रित किया, जबकि तुम अकेली हो। ये थोड़ा जोखिम भरा लगता है न? माइकल अपनी चिंता को छिपा नहीं सका। ऐसा हर दिन नहीं होता था कि वह खुद को ऐसी स्थिति में पाता था, और वही ये सुनिश्चित करना चाहता था कि कोई गलतफहमी न हो। कैथरीन अपने डिफॉल्ट आइस प्रिंसेस एक्सप्रेशन में लौट आए, उसकी निगाहें तुरंत ठंडी हो गईं। अगर तुम कुछ भी अजीब करने की कोशिश करोगे, तो सुरक्षा दल कुछ ही सेकंड में यहाँ आ जाएगा, उसने साफ साफ कहा, जिससे बहस की कोई गुंजाइश नहीं बची। माइकल ने मासूमियत के भाव में अपने हाथ ऊपर उठाए। कोई बात नहीं, मैं यहाँ सिर्फ होमवर्क में मदद करने आया हूँ, और कुछ नहीं, उसने उसे आश्वस्त किया। वह स्थिति को पूरी तरह से पेशेवर बनाए रखना चाहता था। अच्छा, कैथरीन ने अपनी आवाज में थोड़ी सी तीक्ष्णता के साथ कहा। चलो इसे खत्म कर देते हैं ताकि तुम जल्दी से अपने घर वापस जा सको। वे एक लय में आ गए। माइकल ने समस्याओं के अधिक जटिल पहलुओं को समझाया और कैथरीन ने जल्दी से समझ लिया। जैसे जैसे वे प्रत्येक समीकरण पर काम करते गए, पहले का तनाव खत्म होता गया, और हाथ में मौजूद कार्य पर साझा ध्यान केंद्रित होता गया। तो इस समीकरण में, आपको अलग अलग अंतर समीकरणों की अवधारणा को लागू करने की आवश्यकता होगी। आप देखिए, हम चर को अलग कर सकते हैं और तदनुसार प्रत्येक पक्ष को एकीकृत कर सकते हैं, माइकल ने समझाया और आगे कहा। यह एक गांठदार धागे को खोलने जैसा है, चरण दर चरण, विधिपूर्वक, जब तक कि यह सब स्पष्ट रूप से सामने न आ जाए। कैथरीन ने उसे देखा, उसका आरंभिक संदेह एक केंद्रित एकाग्रता में बदल गया। ठीक है, तो हम समय के साथ सांद्रता के लिए हल करने के लिए चर को अलग कर रहे हैं। उसने उसके नेतृत्व का अनुसरण करते हुए बड़बड़ाया। बिल्कुल, आप समय के संबंध में सांद्रता के परिवर्तन की दर को एकीकृत करेंगे। याद रखें, प्रतिक्रिया की दर आपके अभिकारकों की सांद्रता पर भी निर्भर करती है, इसलिए हम इसे समय के संबंध में भी एकीकृत करते हैं। माइकल सी जारी रखते हुए, कागज के एक टुकड़े पर चरणों को लिखते हुए उसे देखने के लिए। कैथरीन झुकी, उसकी आंखें माइकल की लिखावट की रेखाओं को देख रही थीं। और यहाँ, यहीं पर दर स्थिरांक और प्रवाह दर काम में आती है न? ये सही है। दर स्थिरांक के उस गति को प्रभावित करेगा जिस पर आपके अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, जबकि प्रवाह दर F प्रभावित करती है कि अभिकारक आपके सिस्टम में कितनी तेजी से प्रवेश कर रहा है और कितनी तेजी से बाहर निकल रहा है, माइकल ने उत्तर दिया। तो हम जिस समीकरण को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, वह हमें किसी भी समय अभिकारक A की सांद्रता देगा। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, कैथरीन ने कहा। जैसे ही उसके दिमाग में टुकड़े एक साथ फिट होने लगे, उसकी आवाज में उत्साह का एक संकेत आ गया। बिल्कुल, माइकल ने उसकी त्वरित समझ से प्रभावित होकर सिर हिलाया। अंतर समीकरण को ठीक से सेट करने के बाद, आप विशेष समाधान के लिए प्रारंभिक स्थितियों को लागू कर सकते हैं। कैथरीन ने सिर हिलाया, अंत में एक छोटी सी मुस्कान बिखेरी। मुझे लगता है कि मैं इसे समझने लगा हूँ। आप इसे जितना सरल बना रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा सरल बना रहे हैं। क्या आप निश्चित हैं कि आप सिर्फ एक छात्र हैं? क्योंकि आप मेरे प्रोफेसर से बेहतर पढ़ाते हैं। आप फिर कहाँ पढ़ते हैं? माइकल ने तारीफ सुनकर हंसी। वह दूसरे सवालों पर सिस्टम पॉइंट का इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि वह दूसरी समस्या को समझ नहीं पा रहा था। मैं फिलीपींस के तकनीकी संस्थान में पढ़ता हूँ। आह, यह एक अच्छा स्कूल है, कैथरीन ने नाम से परिचित होकर कहा। आप कैसे हैं? फिलीपींस दिलीमन विश्वविद्यालय, कैथरीन ने कहा। रुको, यूपी, माइकल ने चौंक कर कहा। फिलीपींस विश्वविद्यालय देश का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, और ये दुनिया में सबसे उच्च स्थान पर है। कैथरीन ने अपनी आंखों में गर्व का भाव दिखाया। ये कठिन है, लेकिन मैं इसे संभाल लेता हूँ। लेकिन क्या यूपी के छात्र होशियार नहीं हैं? यह आपके लिए आसान होना चाहिए क्योंकि आप उस विश्वविद्यालय में पहुंच गए हैं। क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? कैथरीन ने कहा, उसका स्वर थोड़ी झुंझलाहट में बदल गया। नहीं, नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। माइकल ने जल्दी से पीछे हटते हुए महसूस किया कि उसके शब्द गलत हो सकते थे। मेरा मतलब बस इतना था कि तुम स्पष्ट रूप से सक्षम हो क्योंकि तुम इतनी प्रतिष्ठित जगह पर पढ़ रही हो। कैथरीन की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई। ठीक है, हर किसी की अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं, उसने स्वीकार किया। ये बस एक ऐसा विषय है जिससे मुझे संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, माइकल ने स्वीकार किया। देखो, अब तुम्हें मूल बातें समझ में आ गई हैं। थोड़े और अभ्यास से, तुम कुछ ही समय में इन समस्याओं को हल कर लोगी। कैथरीन ने सिर हिलाया, ऐसा लग रहा था कि वह उसके प्रोत्साहन की सराहना कर रही है। धन्यवाद, मुझे लगता है कि मुझे ये सुनना चाहिए था।
उन्होंने अगला घंटा शेष समस्याओं पर चर्चा करने में बिताया, जिसमें माइकल ने उसे कठिन भागों में मार्गदर्शन किया। अंत में कैथरीन उन्हें और अधिक आत्मविश्वास के साथ हल कर रही थी। लगता है कि मेरा काम पूरा हो गया है, माइकल ने खड़े होकर अपनी पीठ को फैलाते हुए कहा। अब तुम लगभग सब कुछ ठीक कर चुके हो। कैथरीन ने उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। हाँ, मैं तुम्हारे बिना यह नहीं कर सकती थी। धन्यवाद, माइकल। कोई बात नहीं, कैथरीन, माइकल ने अपनी चीजें समेटते हुए जवाब दिया। बस उन चरणों को याद रखो जिनसे हम गुजरे, और तुम ठीक हो जाओगे। जैसे ही माइकल दरवाजे की ओर बढ़ा, कैथरीन उसे बाहर ले गई। मैं भुगतान तुम्हारे जी कैश खाते में स्थानांतरित कर दूंगी, उसने कहा। और शायद, अगर मुझे फिर से मदद की जरूरत पड़े, तो मैं संपर्क कर सकती हूँ। जरूर, कभी भी, माइकल ने सिर हिलाकर जवाब दिया। वह लिफ्ट में चढ़ गया और दरवाजे बंद होते ही उसे आखिरी बार हाथ हिलाया। माइकल ने राहत की सांस ली। आखिरकार, ये हो गया। उसने अपना फोन चेक किया और देखा कि कैथरीन पहले से ही उसे मैसेज कर रही थी। आपका नंबर क्या है ताकि मैं पैसे ट्रांसफर कर सकूं? ओह, और साथ ही, मुझे ये भी जानना है कि आप कहाँ रहती हैं ताकि मैं आपके लिए ग्रैब बुक कर सकूं। कितनी विचारशील महिला है, माइकल ने सोचा, और बस उसे जरूरी जानकारी दे दी। 30 सेकंड बाद, जब लिफ्ट के दरवाजे खुले, तो उसे अपने जी कैश खाते से एक सूचना मिली जिसमें बताया गया कि पैसे ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन 3000 की जगह उसने 5000 कर दिए। क्या ये कोई गलती है? उसके मैसेंजर में फिर से एक संदेश आया। मैंने आपको 5000 ट्रांसफर किए हैं क्योंकि मैं आपके शिक्षण कौशल से प्रभावित हूँ। इसे बोनस समझिए। साथ ही, मैंने आपके लिए ग्रैब बुक किया है, ये 5 मिनट में आ जाएगा। मैं ड्राइवर की जानकारी साझा करूंगा ताकि आप इसे बाहर देख सकें। एक बार फिर धन्यवाद। माइकल ने उसके संदेश को लंबे समय तक दबाया और लाइक आइकन पर टैप करके उसे स्वीकार किया। और फिर एक और संदेश आया, लेकिन इस बार यह उसकी माँ का था। तुम कहाँ हो? 12 बज चुके हैं। ओह शिट, माइकल ने समय देखा, यह 12:27 बजे था। भाड़ में जाओ, मेरी माँ मुझे मार डालेगी। अध्याय 8, संभावनाएं। सुबह 1 बजे, या अधिक सटीक रूप से 1:23 बजे। ये वह समय था जब माइकल टॉमस मोराटो में अपने घर पहुंच गया। जैसा कि कैथरीन ने कहा, उसे किसी भी चीज के लिए भुगतान नहीं करना पड़ता क्योंकि यह सब उसके लिए कवर किया गया था। स्टील गेट पर दस्तक देते हुए उसने पुकारा, माँ, मैं यहाँ हूँ, गेट खोलो। कुछ सेकंड बाद, उसकी माँ आक्रामक तरीके से दरवाजे से बाहर निकली और गेट खोल दिया। क्या तुम्हें पता है कि समय क्या हो गया है? सॉरी, माँ, माइकाएल ने जल्दी से अंदर कदम रखते हुए जवाब दिया। मैं किसी की पढ़ाई में मदद कर रहा था, और इसमें उम्मीद से ज्यादा समय लग गया। उसकी माँ का गुस्सा थोड़ा नर्म हुआ। किसी की मदद करना, इस समय, आधी रात को किसे ट्यूशन की जरूरत होगी? यह एक लंबी कहानी है, माइकल ने आगे के सवालों से बचने के लिए कहा। हालांकि, मुझे इसके लिए भुगतान किया गया है। देखो, उसने उसे अपने फोन पर सूचना दिखाई, जिसमें अतिरिक्त राशि हाईलाइट की गई थी। उसने स्क्रीन पर आंखें सिकुड़ी, फिर उसकी ओर देखा। उसका भाव चिंता से जिज्ञासा में बदल गया। 5000 पेसो, कुछ घंटों के काम के लिए ये काफी है। मैंने तुम्हें हमारे पड़ोसियों से बात करते हुए सुना कि हमारा बिजली बिल बकाया है और तुम्हें कनेक्शन काटने का नोटिस मिला है। खैर, चिंता मत करो, मैं इसका भुगतान कर दूंगी। माइकल की माँ ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें नर्म हो गईं। तुम बिल का भुगतान करोगे? माइकल, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बस इसे अपने स्कूल की ट्यूशन में डाल दो। लेकिन मैं चाहता हूँ, माँ, माइकल ने धीरे से बीच में टोका। बिल 3000 से थोड़ा ज्यादा है, इसलिए मेरे पास 2000 अतिरिक्त होंगे, जिससे मैं ट्यूशन पर खर्च कर सकता हूँ। धन्यवाद, माइकल, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें इतनी देर से घर आने के लिए माफ कर दूं, उसकी माँ ने जवाब दिया। मैं समझता हूँ, माँ, माइकल ने सिर हिलाया, उसकी चिंता का भार महसूस करते हुए। ऐसा दोबारा नहीं होगा, मैं अपने समय का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करूंगा। उसकी माँ ने आह भरी, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें नरम पड़ गईं। बस सावधान रहना, ठीक है? और अगर तुम देर से आने वाले हो तो अगली बार फोन करना। अब जाकर सो जाओ, कल तुम्हारी क्लास है। ओह, क्या तुमने खाना खाया? मैंने पहले ही खा लिया है, माँ। मैं अब सीधे बिस्तर पर जा रहा हूँ, माइकल ने उसे आश्वस्त किया, थकावट का एहसास करते हुए। उसकी माँ ने सिर हिलाया, अभी भी थोड़ी चिंतित लेकिन राहत भरी लग रही थी। ठीक है, शुभ रात्रि। गुड नाइट, मम्मा, माइकल ने अपने कमरे की ओर जाते हुए उत्तर दिया। अपने कमरे में पहुंचकर उसने जल्दी से अपना पजामा पहना और अपने बिस्तर पर लेट गया।
मुलायम गद्दा लंबे, घटनापूर्ण दिन के बाद एक आश्रय की तरह महसूस हो रहा था। उसने कैथरीन के साथ अप्रत्याशित ट्यूशन सत्र, अपनी मां की वित्तीय चिंताओं को कम करने में सक्षम होने की संतुष्टि और तकनीकी प्रणाली के बारे में सोचा। इससे उसे उत्साह महसूस हुआ क्योंकि उसे विश्वास था कि अब वह बहुत कुछ कर सकता है। अब जब उसने इसके बारे में सोचा, तो उस पर जो थकावट हावी हो रही थी, वह दूर हो रही थी और उसकी जगह अपने मिशन को पूरा करने की इच्छा की ऊर्जा आ रही थी। मिशन #1 PSME प्रतियोगिता की तैयारी। आपको सिस्टम की क्षमताओं का उपयोग किए बिना थर्मोडायनेमिक्स में अपने प्रोफेसर द्वारा दिए गए मूल्यांकन परीक्षण को पास करना होगा। पुरस्कार 5000 सिस्टम पॉइंट और 1x न्यूरो इन्हांसर ड्रग। उसने सिस्टम द्वारा सुझाई गई पुस्तक को पढ़ना समाप्त नहीं किया था, इसलिए उसने सोने से पहले इसे समाप्त करने का निर्णय लिया। इस घंटे में शिक्षण सामग्री पढ़ना बेकार है क्योंकि मस्तिष्क अपनी 100% क्षमता पर काम नहीं कर रहा है, हालांकि यह उसके लिए एक अलग मामला है। वह पहले की तरह जानकारी को अवशोषित कर रहा है। सिस्टम की शक्ति वास्तव में सुविधाजनक है। केवल 2 घंटों में वह पूरी किताब खत्म करने में कामयाब रहा। फिर भी मिशन अभी भी है। क्या इसका मतलब है कि उसे और अधिक शिक्षण सामग्री पढ़नी है? उस स्थिति में वह बाद में लाइब्रेरी जाएगा, लेकिन उसे सिस्टम पॉइंट्स के बारे में आश्चर्य हुआ। मैनुअल के अनुसार ये सिस्टम की मुद्रा है, इसलिए उसने शॉप टैब पर नेविगेट किया और ब्राउज किया। होलो इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम 2040। विवरण: एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें पूरी तरह से होलोग्राफिक इंटरफेस है, जो इमर्सिव 3D इंटरेक्शन और संवर्धित वास्तविकता एकीकरण की अनुमति देता है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग दोनों के लिए अनुकूलन योग्य। आवश्यकताएं: कंप्यूटर विज्ञान में स्तर 6 महारत, गणित में स्तर 5 महारत। कीमत 250,000 सिस्टम पॉइंट। ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक कार 2035। विवरण: उन्नत स्वायत्त ड्राइविंग क्षमताओं से लैस एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन, जो एक बार चार्ज करने पर 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने में सक्षम है। आवश्यकताएं: भौतिकी में महारत का स्तर 4 होना चाहिए। कीमत 85,000 सिस्टम पॉइंट। व्यक्तिगत AI सहायक 2045। विवरण: एक अत्यधिक उन्नत AI सहायक उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं के अनुसार व्यक्तिकृत दैनिक कार्यों को प्रबंधित करने, सीखने में सहायता प्रदान करने और वास्तविक समय विश्लेषण प्रदान करने में सक्षम। आवश्यकताएं: कंप्यूटर विज्ञान में महारत का स्तर 3, गणित में महारत का स्तर 2। कीमत 100,000 सिस्टम पॉइंट। उन्नत उपचार के लिए नैनो दवाएं 2050। विवरण: लक्षित दवा वितरण और त्वरित उपचार के लिए नैनो तकनीक का उपयोग करके चिकित्सा में सफलता, रोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के उपचार में प्रभावी। कीमत 110,000 सिस्टम पॉइंट। आवश्यकताएं: कंप्यूटर विज्ञान में महारत का स्तर 3, जीव विज्ञान में महारत का स्तर 5, रसायन विज्ञान में महारत का स्तर 5। क्वांटम कंप्यूटर व्यक्तिगत संस्करण 2055। विवरण: व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया गया एक कॉम्पैक्ट क्वांटम कंप्यूटर, जो अनुसंधान, गेमिंग और आभासी वास्तविकता के लिए बेजोड़ कंप्यूटेशनल शक्ति प्रदान करता है। कीमत 80,000 सिस्टम पॉइंट। आवश्यकताएं: कंप्यूटर विज्ञान में महारत का स्तर 5, गणित में स्तर 5। उच्च दक्षता वाले सौर पैनल 2030। विवरण: 60% से अधिक दक्षता वाले क्रांतिकारी सौर पैनल, कम रोशनी की स्थिति में भी महत्वपूर्ण ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम। आवश्यकताएं: भौतिकी में महारत का स्तर 3, मौसम विज्ञान में स्तर 4, पर्यावरण विज्ञान में स्तर 3 और कंप्यूटर विज्ञान में स्तर 2। कीमत 75,000 सिस्टम पॉइंट। और यह सूची अनंत तक चलती है। यह अंतहीन थी, जिसमें कुछ तिथियां उसके समय से 2 से 3 शताब्दी आगे की थीं। जिस क्षण उसने देखा कि दुकान के टैब में क्या है, उसे महारत के स्तर और सिस्टम पॉइंट्स के महत्व का एहसास हुआ। तो यही उनका उपयोग है ना? मैं अमीर बनने जा रहा हूँ, माइकल ने बड़बड़ाया। अपनी दुनिया में क्रांतिकारी तकनीकों को पेश करने का विचार उत्साहजनक था। वह संभावित रूप से उद्योगों में क्रांति ला सकता था, जीवन बदल सकता था और वास्तव में इस प्रक्रिया में अमीर बन सकता था। उसने खुद को उन तकनीकों का आविष्कार करते हुए दुनिया भर में पहचाने जाने और फिर उन तकनीकों के इर्द गिर्द एक व्यवसाय शुरू करने की कल्पना की। वह जीवन जिसे वह दूर का सपना समझता था, वह वास्तविकता बनने लगा है। बस इस विचार से उसे नींद नहीं आ रही है। मुझे सोने की जरूरत है, मुझे सोने की जरूरत है, माइकल ने खुद से बार बार कहा। सुबह के लगभग 4 बज चुके हैं और उसकी पहली कक्षा सुबह 7:30 बजे शुरू होगी। माइकल करवटें बदलता रहा, अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करता रहा। आखिरकार, एक अनंत काल के बाद, माइकल सोने में कामयाब हो गया। अध्याय 9 सफल। माइकल अपने सामान्य समय पर जागने में कामयाब रहा।
उसने जल्दी से खुद को तरोताजा किया, राहत की सांस लेते हुए देखा कि उसके चेहरे की सूजन कम हो गई है और काम पर जाने से पहले अपनी माँ द्वारा तैयार किया गया नाश्ता खाया। स्कूल जाने का उसका रास्ता जाना पहचाना था, एक जीपनी की सवारी और उसके बाद 3 मिनट की तेज पैदल यात्रा। वह अपनी पहली कक्षा से पहले 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच गया। कैंपस की जानी पहचानी हलचल ने सामान्यता का एहसास दिलाया क्योंकि मिड टर्म पहले ही समाप्त हो चुके थे। अपनी कक्षा की ओर बढ़ते हुए उसने अंदर कदम रखा और पाया कि उसके अधिकांश सहपाठी पहले से ही इकट्ठे थे। छोटे छोटे समूह जोश से बातें कर रहे थे जबकि अन्य अपने फोन में मग्न थे। माइकल कोने में अपनी सामान्य जगह पर चला गया, एक पसंदीदा स्थान जहां से पूरी कक्षा का अच्छा दृश्य दिखाई देता था और कुछ बहुत जरूरी एकांत भी। जैसे ही वह बैठा, वह कुछ सहपाठियों की घूरती निगाहों को महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। कुछ फुसफुसाहटें और नजरें थीं जो थोड़ी देर तक टिकी रहीं। उसने अनुमान लगाया कि वे शायद उसके हाल के मध्यावधि प्रदर्शन के बारे में कानाफूसी कर रहे थे। ये समझ में आता है, आखिरकार वह मुश्किल से पास होने से लेकर परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने तक पहुंच गया था। इतना बड़ा सुधार स्वाभाविक रूप से अफवाहों और जिज्ञासा को जन्म देगा। घूरने वालों को अनदेखा करते हुए माइकल ने अपना फोन निकाला और टिप स्टूडेंट लाइब्रेरी ऐप खोला। उसे अपने मिशन के लिए सही किताब ढूंढने की जरूरत थी, पीएसएमई प्रतियोगिता की तैयारी करना। ऐप काम का था जिससे टिप के छात्र विशिष्ट पुस्तकों और संसाधनों की खोज कर सकते थे। वह डिजिटल लाइब्रेरी में स्क्रॉल करता रहा, उन्नत थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग अवधारणाओं पर सामग्री की तलाश करता रहा। उसकी खोज ने उसे एडवांस्ड थर्मोडायनेमिक्स फॉर इंजीनियर्स नामक एक किताब तक पहुंचाया। यह उसके मिशन के लिए एकदम सही लगी। उन्होंने इसे बाद में पढ़ने के लिए बुकमार्क कर लिया। कक्षा में भीड़ बढ़ने लगी और जल्द ही प्रोफेसर डेल्गाडो आ गए। ठीक है, क्लास में बैठ जाओ, मुझे कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं करनी हैं, डेल्गाडो ने कहा, जबकि छात्र अपनी सीट ढूंढने के लिए भाग रहे थे। कमरे में सन्नाटा छा गया, सभी की निगाहें प्रोफेसर पर टिकी थी। डेल्गाडो ने निराशा और चिंता के मिश्रण के साथ कक्षा की ओर देखते हुए अपनी जीभ चिटकाई। मुझे ये कहते हुए खेद है कि आप में से लगभग 95% मध्यावधि परीक्षा में असफल हो गए। यह एक महत्वपूर्ण विषय है, और यदि आप फाइनल में असफल हो जाते हैं, तो आपको इसे फिर से पढ़ना होगा। कक्षा में एक उदास माहौल छा गया। माइकल अपने सहपाठियों से निकलने वाले तनाव और निराशा को महसूस कर सकता था। लेकिन फिर डेल्गाडो का स्वर बदल गया, हालांकि एक अच्छी बात है। एक छात्र ने परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, विषय में उल्लेखनीय सुधार और समझ दिखाई। कक्षा में उत्साह था, ये जानने के लिए उत्सुक कि किसने ऐसा कर दिखाया। डेल्गाडो ने प्रभाव के लिए विराम लिया, फिर घोषणा की, परीक्षा में अव्वल आने वाला छात्र कोई और नहीं बल्कि माइकल रेयस है। कमरे में एक सामूहिक आह भर गई। माइकल ने महसूस किया कि दर्जनों आंखें उसकी ओर घूम रही हैं। उनके हाव भाव में आश्चर्य और अविश्वास का मिश्रण था। वह खुद भी सार्वजनिक मान्यता से अचंभित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके प्रदर्शन को इस तरह से उजागर किया जाएगा। डेल्गाडो ने माइकल की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो उसकी कड़ी मेहनत के लिए तालियां बजाते हैं। पहले तो अनिच्छा से, लेकिन फिर अधिक उत्साह से, कक्षा ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। माइकल ने गर्व और शर्मिंदगी का मिश्रण महसूस किया, स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। जैसे ही तालियां बंद हुई, प्रोफेसर डेल्गाडो ने आगे कहा, चूंकि आपने अभी अभी अपनी मध्यावधि परीक्षा समाप्त की है, इसलिए मैं ये समय आपको मुफ्त में देने जा रहा हूँ। इसलिए आप जो चाहे कर सकते हैं। हमारी अगली बैठक में हम शुद्ध पदार्थों के गुणों पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये घोषणा करने के बाद छात्र तुरंत शांत हो गए। कमरे में बड़बड़ाहट और बातचीत का माहौल था, क्योंकि मिड टर्म का दबाव उनके कंधों से उतर गया था। जब कक्षा में बातचीत अपने चरम पर पहुंच रही थी, तभी अचानक दरवाजा खुल गया। माइकल का दोस्त साइलेमन जल्दी से अंदर आया, हौंफ रहा था और थोड़ा अस्त व्यस्त था। जाहिर है कि वह समय पर पहुंचने के लिए दौड़ा था। उसने जल्दी से कमरे को देखा, उसकी नजर माइकल पर पड़ी, और वह उसके बगल वाली सीट की ओर बढ़ा। यार, तुम यकीन नहीं करोगे कि मैं किस ट्रैफिक में फंस गया था, उसने हौंफते हुए कहा, अपना बैग जोर से नीचे गिराया और माइकल के बगल वाली कुर्सी पर गिर पड़ा। मुझे लगा कि मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। माइकल ने उसे सहानुभूति भरी नजर से देखा। बहुत मुश्किल था, लेकिन तुम समय पर पहुंच गए। वैसे भी हमारे पास खाली समय है, उसने कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां छात्र अब आराम से विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त थे। साइलेमन ने राहत भरी सांस ली और अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। ये राहत की बात है। वैसे भी कुछ महत्वपूर्ण हुआ। माइकल ने अपना सिर हिलाया। सर डेल्गाडो ने अभी घोषणा की है कि मैंने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है और कक्षा के 95% छात्र मिड टर्म में फेल हो गए हैं।
ये सुनकर साइलेमन वास्तव में आश्चर्यचकित हो गया। वाह यार, ये प्रभावशाली है। लेकिन 95% फेल होना। मुझे लगता है कि मैं उस 95% का हिस्सा हूँ। हाँ, ये सच है। मैं बस भाग्यशाली था, माइकल ने कहा। वह वास्तव में भाग्यशाली था। यार, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये दूसरी बार है जब मैंने यह विषय लिया है। अगर मैं फिर से फेल हुआ, तो मेरा परिवार मुझे मार डालेगा, साइलेमन ने भयावह रूप से कहा। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वह फिर से फेल होने की संभावना के बारे में सोच रहा था। मुझे वास्तव में फाइनल के लिए अपने काम को व्यवस्थित करने की जरूरत है। माइकल ने चिंता से अपने दोस्त को देखा। अरे, चिंता मत करो। हम साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हम सुनिश्चित करेंगे कि तुम इस बार पास हो जाओ, उसने साइलेमन को आश्वस्त करते हुए उसकी पीठ थपथपाई। साइलेमन का चेहरा थोड़ा चमक उठा। वाकई, ये बहुत बढ़िया होगा, यार। मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं, कम है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरकार हम दोस्त हैं, माइकल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हम बुनियादी बातों से शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बस प्रयास करने के लिए तैयार रहें। निश्चित रूप से, मैं जो भी करना होगा करूंगा। मैं फिर से असफल होने का जोखिम नहीं उठा सकता, साइलेमन ने ईमानदारी से सहमति जताई। अब चलो वाइल्ड रिफ्ट खेलते हैं। ये दोस्त, माइकल ने अपनी जीभ चटकाते हुए कहा। देखो, मैं लाइब्रेरी में जाकर कुछ सामग्री का अध्ययन करने जा रहा हूँ। तुम आना चाहते हो? लाइब्रेरी में किताबें पढ़ो, ये तुम्हारे लिए असामान्य है। लेकिन ठीक है। तारांकन तारांकन तारांकन। लाइब्रेरी में, माइकल ने थर्मोडायनेमिक्स की किताबें पढ़ी जो उसे ऐप में मिली, जबकि साइलेमन ने आह भरी क्योंकि वह जो पढ़ रहा था उसे समझ नहीं पा रहा था। फिर भी, उसने इसका सार समझने का प्रयास किया। उनकी अगली कक्षा 9:30 बजे है, इसलिए माइकल के पास किताबें खत्म करने के लिए लगभग 1.5 घंटे हैं। और घड़ी के 9:25 बजे बजने से ठीक पहले उसका नोटिफिकेशन पॉप हो गया। 3 किताबें खत्म करने पर बधाई। आपको गणित और भौतिकी में 10 मास्टरी पॉइंट मिले हैं। भौतिकी और गणित में आपकी मास्टरी का स्तर बढ़ गया है। आपकी अपडेट की गई मास्टरी। भौतिकी स्तर 1, रसायन विज्ञान स्तर 0, जीव विज्ञान स्तर 0, गणित स्तर 1, खगोल विज्ञान स्तर 0, मौसम विज्ञान स्तर 0, समुद्र विज्ञान स्तर 0, पर्यावरण विज्ञान स्तर 0, भूविज्ञान स्तर 0, कंप्यूटर विज्ञान स्तर 0। तो मास्टरी पॉइंट ऐसे ही हासिल किए जाते हैं, है न? माइकल ने बुदबुदाया। तुमने अभी क्या कहा? साइलेमन ने अपना सिर माइकल की ओर घुमाया, ये सोचकर कि उसने कुछ सुना है। कुछ नहीं, माइकल ने खारिज कर दिया क्योंकि वह दूसरी चीजों, सिस्टम पॉइंट्स के बारे में सोचने लगा था। उसे उनकी जरूरत थी क्योंकि उसके पास सिर्फ 50 ही बचे थे। उसने अपने मिड टर्म के लिए लगभग सभी चीजें इस्तेमाल की, ज्यादातर सबसे कठिन विषयों पर, स्टैटिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन। अन्य विषय आसान थे इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं थी। उस दिन बाद में, उसे पता चला कि उसने उन परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है, और उसके सहपाठियों से भी यही प्रतिक्रिया मिली। जैसे ही उसका आखिरी विषय खत्म होने वाला था, रैक से उसके दोस्त रॉबिन ने उसे एक चेक भेजी। माइकल, तुम कब आओगे? मिस कैथरीन तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। कैथरीन, वह वहाँ क्या कर रही है? अध्याय 10, प्रस्ताव। अपनी दिन भर की क्लास के बाद, माइकल ने साइलेमोन को अलविदा कहा और रेस्तरां में अपनी पार्ट टाइम नौकरी पर चला गया। वह रॉबिन को बाहर इंतजार करते हुए देखकर हैरान रह गया, जो हाथ में एक बड़ा मेनू लिए ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। माइकल को देखते ही, रॉबिन ने उसे जल्दी से आने का इशारा किया। माइकल, मिस कैथरीन करीब 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुमने ऐसा क्या किया कि उसे तुम्हारा इतना इंतजार करना पड़ा? मुझे मत बताओ, तुम दोनों, रॉबिन ने शुरू किया। उसकी आंखों में एक चिढ़ाने वाली चमक थी। नहीं, माइकल ने उसे दृढ़ता से रोका। रॉबिन के सामान्य चुटकुलों के मूड में नहीं था। हम वह नहीं है जो तुम सोचते हो। ईमानदारी से, मुझे नहीं पता कि वह यहाँ मेरा इंतजार क्यों कर रही है। रॉबिन ने कंधे उचकाए, ऐसा लग रहा था कि वह माइकल की प्रतिक्रिया को स्वीकार कर रहा है। खैर, चाहे जो भी हो, वह चाहती थी कि तुम उसे सेवा दो। उसने किसी और से सेवा लेने से इनकार कर दिया। यहाँ, मेनू ले लो और देखो कि वह क्या चाहती है, उसने मेनू माइकल को देते हुए कहा। माइकल ने थोड़ी भौहें सिकुड़ते हुए मेनू लिया, अभी भी कैथरीन की अप्रत्याशित उपस्थिति और उसके द्वारा सेवा दिए जाने के आग्रह से हैरान था। वह अंदर चला गया, खुद को अक्सर प्रभावशाली कैथरीन एस्टोलस के साथ एक और मुठभेड़ के लिए तैयार कर रहा था। जैसे ही वह उसकी मेज के पास पहुंचा, उसने देखा कि वह किताब पढ़ने में इतनी मशगूल थी कि बिल्कुल दिलेर लग रही थी।
प्रतिष्ठित छात्र। गुड आफ्टरनून मैडम, रैक्स में आपका स्वागत है। मैं माइकल हूं और आज मैं आपका सबक बनूंगा, माइकल ने अपना पेशेवर व्यवहार बनाए रखते हुए कहा। उसने कैथरीन के सामने मेन्यू रख दिया, जिसने अपनी किताब से कुछ पल के लिए नजरें ऊपर उठाईं। माइकल, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, कैथरीन ने गंभीर भाव से कहा। ठीक है, इससे पहले कि तुम मुझे वह ऑफर बताओ, पहले मुझे तुम्हारा ऑर्डर लेने दो। मुझे यकीन है कि तुम घंटों मेरा इंतजार करने के बाद भूखे होगे, माइकल ने जवाब दिया और आगे कहा। वैसे, मैं रैक्स में हमारे कुछ सबसे ज्यादा बिकने वाले उत्पादों की भी सिफारिश करना चाहूंगा। हमारे बीबीक्यू पोर्क रिब्स हमारे कई ग्राहकों की पसंदीदा हैं, और सीफूड पास्ता को हाल ही में काफी प्रशंसा मिली है। क्या तुम आज इनमें से कुछ आजमाना चाहोगे? माइकल, क्या तुम मेरे निजी शिक्षक बन सकते हो? कैथरीन ने खुलासा किया, उसने जो कुछ कहा उसे अनदेखा करते हुए। माइकल ने अपना सिर एक तरफ झुकाया, उलझन में। मैं तुम्हारा निजी शिक्षक? क्यों? क्योंकि आप एक अच्छे शिक्षक थे, और कल आपने मुझे जो असाइनमेंट पूरा करने में मदद की थी। कैथरीन ने विराम लिया क्योंकि उसका भाव स्वप्निल से गंभीर हो गया था। मुझे कक्षा में अलग पहचान दिलाई। माइकल के जवाब देने से पहले कैथरीन ने कहना जारी रखा। देखिए, आज सुबह डिफरेंशियल इक्वेशन में मेरे प्रोफेसर ने मेरी प्रशंसा की। मेरे सहपाठी और मित्र आश्चर्यचकित थे। मैं गणित में कभी इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आज मैं एक जटिल समस्या को ठीक उसी तरह समझा पाया जिस तरह से आपने मुझे सिखाया था। यह सशक्त करने वाला था। पहली बार मुझे कक्षा में आत्मविश्वास महसूस हुआ, और यह आपकी मदद के कारण था। कैथरीन के बोलने के दौरान माइकल ने उसके व्यवहार में बदलाव देखा। हमेशा की तरह बर्फ की राजकुमारी का मुखौटा एक वास्तविक मुस्कान में बदल गया। उसकी आंखें एक नए आत्मविश्वास और उत्साह से चमक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे वह रेस्तरां में वहीं उस पल को फिर से जी रही हो। उसका उत्साह संक्रामक था। माइकल ने खुद को कैथरीन के इस अलग पक्ष से मोहित पाया। उसका उत्साह स्पष्ट था, और जिस तरह से वह खुद को प्रस्तुत करती थी वह प्यारा और प्यारा दोनों था, जो कि वह आमतौर पर पेश की जाने वाली सख्त छवि से बहुत दूर था। उसने ध्यान से सुना, सही समय पर सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसकी उपलब्धि के लिए वास्तव में खुश था। ये वास्तव में बहुत बढ़िया है, माइकल ने गर्मजोशी से कहा। मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सका, और ये देखना प्रभावशाली है कि आपने हमारी चर्चा को कैसे लागू किया। कैथरीन के गाल थोड़े लाल हो गए। धन्यवाद, माइकल। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे शिक्षक बने। मुझे लगता है कि आपकी मदद से मैं वास्तव में खुद को बेहतर बना सकता हूँ। माइकल उसके अनुरोध और उस पर उसके भरोसे से प्रभावित हुआ। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैं आपको पढ़ा पाऊंगा, माइकल ने कहा। कैथरीन की गर्मजोशी फीकी पड़ गई। उसकी जगह भ्रम की स्थिति आ गई। क्यों नहीं? उसने स्पष्ट रूप से चौंकते हुए पूछा। माइकल ने आह भरी, समझाने के लिए सही शब्द खोजने की कोशिश की। मेरा शेड्यूल वाकई बहुत व्यस्त है। सुबह मेरी क्लास होती है और उसके ठीक बाद मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए यहाँ आती हूँ। फिर शाम को मुझे पढ़ाई करनी होती है और अपने असाइनमेंट पूरे करने होते हैं। मेरे पास खुद के लिए भी मुश्किल से समय होता है। ट्यूशन सेशन के लिए तो बिल्कुल भी समय नहीं होता। कैथरीन का चेहरा थोड़ा उदास हो गया, लेकिन जैसे ही उसे एक आइडिया सूझा, वह चमक उठी। देखो, तुम अपनी नौकरी छोड़कर मेरे लिए निजी ट्यूटर के तौर पर काम क्यों नहीं करती? यहाँ तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? 9,000 पेसो प्रति महीना। मैं इसे दोगुना कर दूंगी। देखो, मैडम, मुझे कैथरीन कहो, हम लगभग एक ही उम्र के हैं और मुझे मैडम कहलाना पसंद नहीं है, उसने बीच में ही टोकते हुए कहा। देखो कैथरीन, अगर तुम मेरी तनख्वाह दोगुनी भी कर दो, तो भी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई स्थिरता होगी। जैसे एक सबक के रूप में मेरी मौजूदा नौकरी में, भले ही मेरी तनख्वाह कम हो, कम से कम मैं हर महीने इतना कमाता हूँ। लेकिन शिक्षण से, जिसे आमतौर पर फ्रीलांस काम माना जाता है, ये स्थिर नहीं हो सकता। और इस नौकरी और मेरी पढ़ाई के लिए मेरी प्रतिबद्धताएं हैं। माइकल ने अपनी स्थिति को यथासंभव स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की कोशिश करते हुए समझाया। कैथरीन उसके शब्दों पर विचार करती हुई बोली, ये कैसा रहेगा? हम एक अनुबंध लिखते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि मैं तुम्हें मासिक वेतन, तुम्हारे परिवहन के लिए भत्ते और हमारे द्वारा किए जाने वाले किसी भी अतिरिक्त सत्र के लिए अतिरिक्त राशि दूंगी। इस तरह तुम्हारी आय की गारंटी होगी, और यह यहाँ तुम्हारी कमाई से भी अधिक हो सकती है। माइकल ने उसके प्रस्ताव पर विचार करते हुए कुछ देर रुककर सोचा। एक स्थिर आय वाले अनुबंध का विचार आकर्षक था। जैसे ही वह अपना उत्तर देने वाला था, उसके सिस्टम पर एक सूचना पॉपअप हुई। नया मिशन, प्रशिक्षु को स्वीकार करके सिस्टम से प्राप्त ज्ञान को साझा करें। पुरस्कार, फीचर अनलॉक, व्हील ऑफ फॉर्चून।
माइकल ने वह अधिसूचना पढ़ी और उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। कितना सुविधाजनक। बिना किसी हिचकिचाहट के माइकल ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं तुम्हारा निजी शिक्षक बनूंगा। कैथरीन का चेहरा उत्साह से चमक उठा। वाकई, यह अद्भुत है, माइकल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने वकील से एक अनुबंध का मसौदा तैयार करवाऊंगी जिसे वह 3 दिनों में हमें भेज देगा। मैं आपके इस्तीफे के बारे में प्रबंधक से भी बात करूंगी। माइकल ने बस सिर हिलाया। अमीर होना अच्छा है, आप अपनी स्थिति के कारण जो चाहे कर सकते हैं। ये बहुत सुविधाजनक है और उनके नीचे के लोगों के पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, माइकल ने अपनी मिश्रित भावनाओं को छिपाते हुए सहमति जताई। हम इसका समाधान निकाल लेंगे, अनुबंध आने पर विवरण बताऊंगा। ओह, जहां तक आपके पिछले सुझाव का सवाल है, मुझे पास्ता चाहिए, कैथरीन ने कहा। बहुत अच्छा, क्या बस इतना ही? माइकल ने पूछा। कैथरीन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, बस इतना ही चलेगा। माइकल ने उसका ऑर्डर नोट करते हुए सिर हिलाया। मैं अभी वापस आऊंगा। सूचना, अनुबंध पर हस्ताक्षर होने पर प्रशिक्षुत का मिशन सफलतापूर्वक समाप्त हो जाएगा। लगता है मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून पाने से पहले 3 दिन इंतजार करना होगा, माइकल ने ठहाका लगाया।